हाँ दोस्तों, अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे हमारा, जो कि मैंने आपको बताना था। उसका नाम है शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। तो देखिए जी, अब मैं आपको बताऊंगा कि शिल्प उत्पादन होता क्या है। शिल्प उत्पादन एक्चुअल में होता क्या है कि जो हाथ से बनी वस्तुएं होती हैं उनके माध्यम से किस प्रकार से, मतलब हाथ से बनी वस्तुएं जैसे मूर्ति, मिट्टी के बर्तन आदि, ये सब शिल्प उत्पादन में कार्य में आते हैं। इसके बारे में जानेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड आपको काफ़ी सारे मतलब क्वेश्चन बनेंगे, जिसमें से इंपॉर्टेंट आता है मनकों के बनाने की विधि के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है कई बार एनसीईआरटी के थ्रू। तो देखिए, चनहुदड़ो एक ऐसा केंद्र था जहाँ पे उत्पादन केंद्र माना जाता था। मतलब यहाँ पे कई सारी वस्तुएं बनाई जाती थी, यानी कि शिल्प उत्पादन वस्तुएं चनहुदड़ो में बनाई जाती है। जैसे कि ये देखो लिखा हुआ है, चनहुदड़ो मोहनजोदड़ो की तुलना में एक छोटी बस्ती है जो लगभग पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में संलग्न थी। अब देखिए, चनहुदड़ो जैसे मोहनजोदड़ो काफी बड़ा शहर था, व्यापारिक केंद्र था, लेकिन वहां पे कई लोग अपने उत्पादन की वस्तुएं वहां पे व्यापार करने के लिए लाते थे। लेकिन एक फेमस केंद्र मिला है जो छोटी सी बस्ती था चनहुदड़ो, लेकिन यहाँ पे शिल्प उत्पादन होता था। शिल्प उत्पादन में देखिए क्या क्या होता था, मूर्तियां, मनके, सिक्के, मिट्टी के बर्तन आदि बनाए जाते थे। तो इससे पता चल गया सारे के सारे हस्तशिल्प कलाएं थी। आइए इसका सेकंड टॉपिक देखते हैं। शिल्प कार्यों में मनके बनाना, शंख की कटाई, धातुकर्म। अब ये देखिए एक क्वेश्चन आ जाता है इसमें से कि मनके बनाने की विधि क्या थी या मनके किस प्रकार से बनाए जाते थे, किन किन वस्तुओं का इस्तेमाल होता था। तो शंख की कटाई की जाती थी। शंख मतलब शेल्स जो समुद्री या नदियों में मिल जाते थे, समुद्र के किनारे, नदियों के किनारों पे आ जाते थे। धातुकर्म में जैसे कि धातु का कार्य करते थे ज़्यादातर शिल्प कार्यों में। धातु मतलब धातु के औजार हो गए, बर्तन हो गए और अन्य चीज़ें। मोहर निर्माण, मोहर मतलब सील्स का कैसे मैन्युफैक्चर, सील्स क्या कैसे की जाती थी, तथा बाट बनाना शामिल है। तो आइए देखिए, मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों की विविधता क्या क्या थी। यानी कि देखिए मनके किन किन पदार्थों के द्वारा बनाए जाते थे। मनके छोटे बीट्स होते हैं, यानी मोती टाइप होते हैं, जिनसे मालाएं वगैरह, गहने वगैरह बनाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं। तो इसमें देखिए, कार्निलियन एक लाल सुंदर रंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मनकों के अंदर कलरफुल अगर मनके बनाने होते थे तो उसके लिए कार्निलियन का यूज किया जाता था। फिर जैस्पर स्फटिक एक तरीके का पत्थर होता है जो चमकीला भी होता है, कलरफुल भी होता है, जो कि मनके बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। फिर आ जाता है क्वार्ट्स, शेलखड़ी होता है, एक सॉफ्ट पत्थर होता है जिसे आराम से पाउडर के रूप में बना के मनकों को बनाया जा सकता था, जैसे पत्थर। और फिर तांबा, कांसा, सोने जैसी धातुएं तथा शंख और फ्योन्स के बारे में मैंने आपको पिछले चैप्टर क्लास में, वीडियो में मैंने आपको समझा ही दिया था। और पक्की मिट्टी, इन सभी का प्रयोग करके मनके बनाने में होता था। कुछ मनके 2 या उससे अधिक पत्थरों को जोड़कर बनाए जाते थे, यानी मनकों को पत्थरों को जोड़ के ही बनाया जा सकता था, उनकी शेप डालने के लिए, उनको अलग डिजाइन देने के लिए। कुछ मनके सोने की टोप वाले भी होते थे, जैसे कि मान लीजिए एक ये मनका है, ये एक मनका है, और माला पिरोने के लिए इसके यहाँ पे एक गोल्डन टोप बना दिया जाता था, ऐसा सोने की टोप। ये गोल्ड की होगी, ये गोल्ड की होगी, तो इससे ये अट्रैक्टिव लगता था। इनमें डिज़ाइन हो जाते थे, ऐसे कार्निलियन से बना देते होंगे या कुछ चित्रकारी उकेर देते होंगे माइक्रो आर्ट के थ्रू। ठीक है, तो आइए मनकों के आकार। अब मनकों के आकार को भी जानते हैं कि किस किस प्रकार के मनके के आकार हुआ करते थे। तो सबसे पहले देखिए चक्राकार। चक्राकार मतलब राउंड शेप में होंगे या फिर यूँ जिगजैग इसके किनारों पे होंगे ऐसे, तो ये चक्राकार होता था। फिर आता बेलनाकार, सिलेंड्रिक शेप, जो कि ये रही। फिर आता है गोलाकार, परफेक्ट गोल गोल मोती टाइप होते थे। फिर आता था गोलाकार, सॉरी मैंने 2 बार लिख दिया है। ढोलकाकार, ढोलकाकार मतलब होता है ढोलक की तरह। आपने ढोलक देखे होंगे इस शेप में, यूं और यूं। आपके एनसीईआरटी की बुक में काफ़ी सारी इनकी इमेजेस मिलेंगी आपको, आप देख सकते हैं। और तथा खंडित होते थे। खंडित मतलब टूटे फूटे, टेढ़े मेढ़े, जो कि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में कई औरतें ऐसी मालाएं पहनती हैं जो टूटे फूटे टेढ़े मेढ़े शेप के होते हैं, वो खंडित होते हैं। तो ऐसे ऐसे कई सारे मतलब मिले हैं, मनकों के आकार मिले हैं। तो आपके अगर ऐसा क्वेश्चन आया था कि मनकों के आकार किस किस प्रकार के थे, तो उसमें एक पॉइंट आप ये भी डाल सकते हैं। कुछ मनकों को उत्कीर्ण या चित्रकारी के द्वारा, उत्कीर्ण मतलब होता है उभार के या खरोच के, किसी नुकीली चीज़ से खरोचा होगा ताकि वो उभरा हुआ दिखे। और फिर आता है चित्रकारी, यानी इनके अंदर कुछ डिज़ाइन बनाएंगे, कुछ एनिमल्स के या कुछ अदर्स तरीके के माध्यम से सजाया गया था। और कुछ पर रेखा चित्र उकेरे गए थे। ध्यान रखिएगा, रेखा चित्र मतलब डिज़ाइन इस तरीके के, जैसे मैंने बताया है ना, बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन बनाए थे, आप देख सकते हो। और अगर ज़्यादा ही अगर आपको इसको बारीकी से देखना है तो आप दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में जाके भी आप इसके बारे में अच्छे से जानकारी हासिल कर सकते हो। आइए
अब देखते हैं नागेश्वर और बालाकोट। ऐसे ही और शिल्प उत्पादन में 2 केंद्र मिले जिनका नाम था नागेश्वर और बालाकोट। तो थोड़ा सा इस और मैप पे ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, तो अब देखिए मैप में, मैं मैप का आपको बताऊंगा, एनसीईआरटी में भी है और मैंने थोड़ा सा ऐसे ही रफली बना के दिखाया है। तो इसमें देखिएगा कि ये हड़प्पा शहर है, ये मोहनजोदाड़ो है, और ये है नागेश्वर जो कि हमारे गुजरात के बिल्कुल एज पे पड़ता है, और बालाकोट जो कि पाकिस्तान के बिल्कुल समुद्री तट के पास में है। ये दोनों समुद्री तट के केंद्र हैं और ये इसलिए शिल्प उत्पादन के लिए बहुत फेमस थे। इसके बारे में मैं अब आपको अगले टॉपिक में बताने वाला हूँ, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा इसको भी। तो देखिए, ये दोनों बस्तियाँ समुद्र तट के समीप स्थित हैं। ये नेचुरली देखो, ये भी समुद्र के पास में, ये भी समुद्र के पास में, ठीक है। तो इसको याद करना बहुत आसान है, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। तो ये शंख से बनी वस्तुएं जिनमें चूड़ियाँ, अब देखो समुद्र के किनारे तो यहाँ पे नेचुरल शंख ज़्यादा मिलेंगे दोनों जगह पे, और ये शंख से बनी हुई चीज़ों को ही ज़्यादातर वस्तुएं बनाते थे, जिनमें क्या क्या थी, चूड़ियाँ थी, करछियाँ थी। करछियाँ जानते हो, चम्मच स्पून टाइप होती है। और पच्चीकारी की वस्तुएं, जैसे कि डिज़ाइनर, कुछ डिज़ाइनर गहने हो गए, या पच्चीकारी जिसमें शंख सिप्पियों को चिपका के डिज़ाइन बनाए जाते होंगे, इस तरीके की वस्तुएं बनाई जाती थी। इन सभी के निर्माण के लिए विशिष्ट केंद्र थे बालाकोट और नागेश्वर। ये आपको मैप के क्वेश्चंस में से आने के इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन दोनों नामों को अच्छे से अपने माइंड में डाल लीजिएगा। यहाँ से यह माल दूसरी बस्तियों तक ले जाया जाता था, सीधी सी बात है। देखो जी, समुद्र किनारे थे, नदी एंड था, तो ये नदियों के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ करके दूसरे स्टेट्स में या दूसरे नगरों में पहुँचा देते थे। उत्पादन केंद्रों की पहचान, जो कि सबसे आसान टॉपिक है और मज़ेदार टॉपिक भी है। उत्पादन केंद्रों की पहचान एज है, अगर मैं हिस्टोरियन होता या फिर पुरातात्विक होता तो मैं कैसे उत्पादन केंद्रों को पहचान करता। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है कि कैसे खोजा जाए इन केंद्रों को। अगर मैं मान लो मुझे पता चलता है कि कहीं पे एक ऐसा केंद्र ढूंढना है, तो उत्पादन केंद्र कैसे पता चलेगा? नेचुरली है, जैसे हमारे आसपास में कहीं पे जीन्स की फैक्ट्री है, नेचुरली है कि वहाँ के कूड़े करकट में वो जो डालेंगे, वो क्या डालेंगे, कत्तर डालेंगे, मतलब जीन्स की कटिंग्स वगैरह डालेंगे। अगर किसी और चीज़ की फैक्ट्री है तो वो अपनी डस्टबिन में उस तरीके के जो वेस्ट मटेरियल होगा वो डालेंगे। तो इससे पता चल जाएगा कि एक ज़माने में यहाँ पे जीन्स की फैक्ट्री थी या फिर अदर्स कोई फैक्ट्री थी। इसी प्रकार उत्पादन केंद्रों की पहचान भी इतिहासकार इसी तरीके से करते हैं कि जैसे कि नागेश्वर और बालाकोट में गए होंगे तो वहाँ पर ज़्यादातर शंख के टुकड़े मिले होंगे, या कूड़ा करकट में सबसे ज़्यादा शंख मिले होंगे। तो इससे पता चल गया कि यहाँ पे शंख से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा होता था। तो आइए थोड़ा सा ये भी करके देखते हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पुरातात्विक पता है कौन होते हैं? जैसे कि हिस्टोरियंस होते हैं जो ढूंढते पुरानी चीज़ों को। तो सामान्यतः निम्नलिखित को ढूंढते थे। तो सबसे पहले क्या ढूंढते थे? प्रस्तर पिंड, मतलब पूरे शंख तथा तांबा अयस्क जैसे कच्चा माल तथा कूड़ा करकट के शिल्प। प्रस्तर पिंड हो गया मतलब ढेर। प्रस्तर पिंड क्या हो गया? ढेर, जिसमें सारा वेस्ट मटेरियल पड़ा हो। तो ये ज़्यादातर देखो क्या ढूंढते थे? पूरे शंख ढूंढते थे, तांबा अयस्क यानी जो तांबे के जो टुकड़े होते थे वो, कच्चा माल, कूड़ा करकट शिल्प कार्यों के लिए सबसे अच्छे संकेतकों में से एक है। अब देखो जी, कूड़ा करकट में क्या होता है कि सीधी सी बात है, जैसे कि अभी एक कुम्हार है, अगर उसने घड़ा बनाया है तो घड़े को अगर वो तोड़ देता है या गलती से बनाते टाइम टूट जाता है तो वो उसको कहाँ डाल देगा? अपने वेस्ट में, या फिर उससे कोई और चीज़ यूज़ कर लेगा। अगर वो बचा हुआ काफ़ी साबुत रहेगा और थोड़ा सा टूटा है तो उससे कुछ और छोटा आइटम बना लेगा। ऐसे ही उस ज़माने में भी कुछ लोग क्या करते थे, ज़्यादातर इन चीज़ों को कूड़ा करकट में डाल दिया करते थे, जो उनसे टूट फूट हो जाती थी या उनसे खंडित हो जाती थी। एग्जाम्पल देख लीजिए, वस्तुओं के निर्माण के लिए शंख अथवा प्रस्तर को काटा जाता था। प्रस्तर शंख या पत्थरों को काट के बनाए जाते थे, निर्माण किए जाते थे। तो इन पदार्थों के टुकड़ों के रूप में उत्पादन स्थान पर फेंक दिए जाते थे, और जो टुकड़े होते थे उन्हें फेंक दिया जाता था जी, जो जहाँ पे भी फैक्ट्री के आसपास जो भी उत्पादन केंद्र था वहाँ पे फेंक दिए जाते थे। कभी कभी बड़े बेकार टुकड़ों को छोटे आकार की वस्तुएं बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कोई बड़ा घड़ा है, अगर वो टूट गया है तो उससे छोटी चीज़ बनाई जा सकती थी। ऐसे अगर ये कोई बड़ी वस्तु बनाते थे और वो बेकार हो जाती थी तो उसको वेस्ट में नहीं डालते थे, साइड में रख लेते थे, फिर उससे कोई छोटी वस्तु बना लेते थे और फिर उसका जो बचा हुआ टुकड़ा होता था वो वेस्ट में डाल देते थे। छोटे टुकड़ों को कर्मस्थल पर ही छोड़ देते थे। अब जैसे छोटे टुकड़े तो चला ये वेस्ट है, इसे फेंक दो इधर ही, तो कर्मस्थल पर छोड़ दिए जाते थे। मोहनजोदाड़ो तथा हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में भी शिल्प उत्पादन के कार्य मिले हैं। ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मोहनजोदाड़ो तो वैसे ही काफ़ी व्यापारिक केंद्र था और हड़प्पा भी काफ़ी बड़ा शहर था। तो नेचुरली है कि सारे उत्पादन केंद्र दूसरी जगह नहीं होगा, कुछ उत्पादन तो यहाँ पर भी होता ही होगा। तो ये आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।